मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर का नाम क्या है तो द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैं बताऊंगा, यानी कि आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आपके बोर्ड पे सबसे पहला क्वेश्चन दिखलाई दे रहा है तो देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है गैलेना किस धातु का अयस्क है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अयस्क किसे कहते हैं, तो जिससे हमको वैसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च में हो जाए उसको हम लोग अयस्क कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है, यानी गैलेना से कौन सा धातु हम प्राप्त करते हैं। तो गैलेना किस धातु का अयस्क है, इसको जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि गैलेना का सूत्र क्या होता है। तो गैलेना को हम लोग लेड सल्फाइड भी बोलते हैं। गैलेना का सूत्र होता है PbH। अब PbH यहाँ से आप देखिए इसमें कौन धातु है, तो इसमें Pb धातु है यानी कि लेड धातु है। तो ये जो है PbS यानी कि गैलेना जो है किस धातु का अयस्क है। क्या Ag का है, Ag यानी कि चांदी का अयस्क है, नहीं। क्या Pb का है, तो हाँ Pb का अयस्क है यानी कि सिल्वर का अयस्क है। तो ये आपका पहले ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा बी वाला। सी तो होगा नहीं क्योंकि कॉपर का है नहीं, इसमें कहीं कॉपर दिखलाई दे रहा है। Fe होगा नहीं, Fe तो है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है विद्युत अपघटन विधि। तो याद होगा आप लोग को मैंने बताया था विद्युत अपघटन विधि द्वारा कैसे हम लोग धातु का शोधन करते हैं। तो याद कीजिए विद्युत अपघटन विधि में हमने बताया था कि कैसे करते हैं। तो जिस धातु का आपको शोधन करना होता है उसका एक क्षण लेते हैं और उसका अशुद्ध क्षण लेते हैं और उसी का एक शुद्ध क्षण लेते हैं। तो याद होगा कि मैंने विद्युत अपघटन विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस धातु का निष्कर्षण होता है। तो इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी NCERT में पढ़ना है विद्युत अपघटन विधि द्वारा एक धातु का शोधन करके मैंने बताया था और वह धातु कौन सा था, कॉपर था। याद होना चाहिए आप लोगों को कि मैंने एक कॉपर का मोटा क्षण लिया था और वह कैसा कॉपर था, अशुद्ध कॉपर था। कैसा कॉपर था, अशुद्ध कॉपर था। और एक पतला क्षण लिया था, वह कैसा कॉपर था, तो शुद्ध कॉपर था। तो इसको हमने एनोड के रूप में इस्तेमाल किया था और इसको कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया था, याद होना चाहिए। और इसको मैंने एक टब में डाल दिया था जिसमें क्या थे, विद्युत अपघटित थे। तो ये जो संपूर्ण विधि है, संपूर्ण विधि द्वारा हमने कॉपर का शोधन किया था और ये जो विधि है यह विधि क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन विधि कहलाती है। तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है, यानी कि किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, किस धातु को हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों किस धातु का निष्कर्षण करते हैं, Pb का निष्कर्षण करते हैं, कॉपर का निष्कर्षण करते हैं। तो कॉपर को मैंने बताया था, तो यहाँ किसका निष्कर्षण करते हैं, तो कॉपर को हम लोग दोस्तों निकालते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है मैग्नेटाइट से कौन से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था जब लोहे का निष्कर्षण कर रहा था तो मैं आप लोगों को बताया था क्या होता है मैग्नेटाइट का, Fe3O4 होता है ना। तो दोस्तों इसमें धातु कौन है, और मान लीजिए इससे हमको धातु प्राप्त करना है तो मैग्नेटाइट में तो धातु लोहा ही है। तो यानी कि यहाँ से हम निष्कर्षण करेंगे तो लोहे का ही निष्कर्षण कर सकते हैं। तो मैग्नेटाइट से कौन से धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है, तो मैग्नेटाइट से लोहे का, जिसका संकेत क्या होता है, Fe होता है, लोहे का निष्कर्षण हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर ले। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों फेन प्लॉन विधि द्वारा कौन से अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो मैंने सांद्रण की कई सारी विधियां बताई थी और फेन प्लॉन विधि के बारे में बताया था कि फेन प्लॉन विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को जल से भरे एक बर्तन में डाल देते हैं, उसके बाद हवा का झोंका दिया जाता है। ऐसा करने से जो शुद्ध अयस्क है फेन के साथ ऊपर आ जाता है और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। फिर फेन को फेन को अयस्क के साथ बाहर निकाल लेते हैं, उसको धूप में निकाल लेते हैं। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण हो जाता है। तो मैंने वहाँ पर दबाव डाल के कहा था कि फेन प्लॉन विधि द्वारा हम लोग केवल और केवल सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। किसका, सल्फाइड अयस्क, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन फुल्स गोल्ड। क्या, फुल्स मतलब मूर्खों वाला सोना, यानी कि धोखाधड़ी वाला सोना किसे कहते हैं,
फुल्स गोल्ड का सूत्र क्या होता है, 5वां क्वेश्चन ये बोल रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा ज़रूर। फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, तो फुल्स गोल्ड हम लोग FeS2 को कहते हैं। किसको कहते हैं, FeS2 को फुल्स गोल्ड कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखलाई दे रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन सल्फाइड यस्क है। सल्फाइड यस्क यानी कि जिसमें सल्फ़र हो उसी को हम लोग सल्फाइड यस्क कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला है गैलेना। तो गैलेना का सूत्र हम लिख लेते हैं, PbS होता है, इसको लीड सल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, कैलेमाइन याद होगा, कैलेमाइन मैंने आप लोगों को बताया था जब जस्ते का यस्क के बारे में बता रहा था, तो मैंने कैलेमाइन के बारे में बताया था। इसका होता है ZnCO3। ठीक है, और जिंक ब्लेंड द्वारा मैंने जस्ते का निष्कर्षण करके बताया था, और इसका होता है ZnS। ठीक है, ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जिंक ब्लेंड के बारे में बताया था। इसको हम लोग जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सल्फाइड यस्क किसे कहेंगे, यानी मैं सल्फाइड यस्क किसे कहेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया जिसमें सल्फ़र हो वही सल्फाइड यस्क होगा। तो इसमें सल्फ़र है तो ये सल्फाइड यस्क होंगे, इसमें सल्फ़र है नहीं है, CO3 यानी कार्बोनेट यस्क है तो ये नहीं होगा। इसमें सल्फ़र है तो ये सल्फाइड यस्क होंगे, यानी कि A और C दोनों होगा आंसर। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, A तथा C, यानी कि A भी होगा और C भी है, यानी कि ये दोनों जो है क्या है, सल्फाइड यस्कों की कैटेगरी में है। तो दोस्तों चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फ़ायदेमंद होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि धातु का निष्कर्षण हम लोग किसके द्वारा करते हैं, खनिज के द्वारा करते हैं। तो नहीं, खनिज के द्वारा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि खनिज में बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती है। अब ज़्यादा अशुद्धियाँ होने के कारण वहाँ से धातु का निष्कर्षण आसान नहीं होता है और ज़्यादा खर्चीला होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिस कारण हम लोग खनिज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो किससे हम लोग धातु प्राप्त करते हैं, तो हम लोग अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं। अयस्क से क्यों, क्योंकि अयस्क में धातु का जो परसेंटेज होता है वह अधिक होता है, जिस कारण हम लोग आसानी से वहाँ धातु को निकाल सकते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ धातु का परसेंटेज यानी धातु अधिक मात्रा में होते हैं, तो वहाँ से हम धातु को आसानी से निकाल लेंगे और खर्च भी कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि उसमें धातु की परसेंटेज अधिक होती है, जबकि खनिज में धातु की परसेंटेज कम होती है। तो किसके द्वारा धातु के निष्कर्षण फ़ायदेमंद होगा, खनिज के द्वारा कि अयस्क के द्वारा। खनिज में तो अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है, तो अयस्क के द्वारा धातु के निष्कर्षण फ़ायदेमंद होता है और कम खर्चीला होता है। ठीक है ना, तो अयस्क के द्वारा, न कि खनिज के द्वारा। धातुमल क्या है, तो धातुमल वही है कि हम अयस्क में विद्यमान अशुद्धियों को हटाने के लिए हम बाहर से जो इसमें मिलाते हैं, और मिलाने के पश्चात जो आपके द्रवणशील हल्के पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग धातुमल कहते हैं, और अयस्क में जो गंदगियाँ विद्यमान होती है उसको हम लोग गैंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का अयस्क। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करता है और करके द्रवणशील हल्के पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं, और अयस्क में जो गंदगी विद्यमान होती है, गंदगी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, गंदगी को हम लोग गैंग कहते हैं। और गैंग को हटाने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, गैंग को हटाने के लिए हम लोग इसमें फ्लक्स मिलाते हैं, और फ्लक्स मिलाते हैं तो एक तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है। फ्लक्स जो है गैंग से अभिक्रिया करता है और एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको हम लोग स्लेग कहते हैं। ठीक है, स्लेग को धातुमल कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में, और फ्लक्स को हिंदी में कहते हैं द्रावक। तो ठीक है, तो यही क्वेश्चन है हमारा कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके, तो ये जो है फ्लक्स जो है गैंग से अभिक्रिया करता है और करके एक द्रवणशील हल्के पदार्थ का निर्माण करता है। तो कौन अभिक्रिया करता है, उसको क्या कहते हैं, तो फ्लक्स अभिक्रिया करता है, फ्लक्स यानी कि द्रावक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्रावक, यानी कि ए हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है निछालन। निछालन से आप लोग परिचित होंगे, लीचिंग। ठीक है, तो लीचिंग क्या है, तो अयस्क को सांद्रण करने, अयस्क के सांद्रण करने की 4 विधियां मैंने आप लोगों को बताई थी। एक था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, एक था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, एक फ्रोथ फ्लोएशन मेथड था, और एक था लीचिंग। यानी इन चारों विधियों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि निछालन यानी लीचिंग के द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है, क्या हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, नहीं। क्या उसका हम सांद्रण करते हैं, तो हाँ, उसका कंसंट्रेशन किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, रिडक्शन नहीं करते हैं, रोस्टिंग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, निछालन विधि द्वारा हम लोग अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो 9th का आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों इसको नोट कीजिए, आगे क्वेश्चन।
तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था कहने का मतलब उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, किसी और से उसको कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि वह किसी से अभिक्रिया नहीं करता, वह अकेले रहता है। तो कौन इसमें मुक्त अवस्था में पाया जाता है? क्या सोडियम? तो नहीं। याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे कि सोडियम को हम लोग कहाँ पानी में डुबा के रखते हैं, बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, यह किसी से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, यह इतना क्रियाशील होता है कि यह जल उठता है। ठीक है, यानी कि ये तो नहीं होगा। लोहा को भी बाहर निकाल दें तो ये भी मैंने आपको बताया था कि लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, इस पर जंग लग जाता है, यानी कि यह भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जेडेन भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जिंक का ही निष्कर्षण किया था और मैंने बताया भी था कि जस्ता जो है जेडेन यानी कि जस्ता मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो बचा क्या, सोना, यानी कि Au यानी कि औरम हमारा प्रकृति में मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, कैलेमाइन कौन है, यानी कि कैलेमाइन का सूत्र क्या होता है। तो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ये जो है लाइम स्टोन है। क्या है? लाइम स्टोन, यानी कि चूना पत्थर, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये है आपका कैलेमाइन। क्या है? कैलेमाइन। ये है आपका गैलेना। क्या है? गैलेना। और ये क्या है? जिंक ब्लेंड। क्या है दोस्तों? जिंक ब्लेंड। ये सभी आप लोग जानते ही हैं। तो यही क्वेश्चन तो कह रहा है कि कैलेमाइन इनमें से कौन है। तो इसमें से कैलेमाइन कौन है? ZnCO3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों कॉपर, 12 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट किसका एस्क है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। क्या होता है? CuFeS2 कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। तो कॉपर पायराइट किसका एस्क है? तो कॉपर पायराइट आप लोग को पता होना चाहिए कि कॉपर पायराइट द्वारा कॉपर का निष्कर्षण होता है, यानी कि ये कॉपर का एस्क है, कॉपर का मेन ओर्स है ये। यानी कॉपर पायराइट किसका एस्क है? तो कॉपर पायराइट न लोहा का है, न सोडियम का है, न एल्युमिनियम का है। किसका है? कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट याद रखिएगा, कॉपर ही जुटा है तो क्या है, ये कॉपर का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है। तो कॉपर पायराइट का सूत्र मैंने पहले ही लिख दिया, तो इसमें मिला लीजिए CuFeS2। तो CuFeS2। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताएं क्या कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि अयस्क में विद्यमान जो अशुद्धियाँ होती है उसको हम लोग कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग, या मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, या अपद्रव भी आप बोल सकते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो क्या फ्लक्स कहा जाता है? नहीं, फ्लक्स का क्या कार्य होता है। तो अयस्क में जो भी अशुद्धियाँ होती है उससे फ्लक्स संयोग करते हैं और एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग स्लैग कहते हैं। तो न तो फ्लक्स कहेंगे और न तो जारण। जारण तो एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? तो गर्म करने की प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में। स्लैग क्या है? धातुमल, यानी कि कचरा, यानी कि अयस्क में जो गंदगी है, गंदगी में फ्लक्स मिलाएंगे तो फ्लक्स उससे गंदगी से अभिक्रिया करेगा और स्लैग का निर्माण करता है। तो अयस्क में जो भी अशुद्धियाँ होती है, यानी कि अशुद्धि जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? गैंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपट्टी। भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन है। तो भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु, आप लोग इसको ध्यान जरूर दीजिएगा, बहुत बार एक क्वेश्चन आया है। भूपट्टी में पाए जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। ठीक है, और तत्व में इसका स्थान तीसरा होता है, धातु में इसका स्थान पहला है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। और एल्युमिनियम मतलब कि अगर तत्व में अगर इसका प्लेस देखा जाए तो तीसरा नंबर स्थान आता है। और दूसरा नंबर धातु है लोहा। लोहा जो है भूपट्टी में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा धातु है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है। तो एल्युमिनियम, यानी कि आपका आंसर होगा एल्युमिनियम। और ये भी आप लोग याद रखिए कि लोहा जो है ये दूसरा धातु है, ये पहला है, ये दूसरा है, यानी कि ये पहले मतलब सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है, ये दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेल्टर। तो दोस्तों जब मैं आप लोगों को जस्ते का निष्कर्षण बता रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था और किसी तरह मतलब हमने जस्ते का निष्कर्षण किया और जस्ते का निष्कर्षण करने के बाद जब हमें जो जस्ता प्राप्त होता था वो 95 to 97%
शुद्ध था, यानी उसमें कुछ अशुद्धियाँ थी, और उस अशुद्ध जिंक को मैंने बताया था और नोट करके लिखवाया भी था कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेल्टर कहते हैं। तो स्पेल्टर किसे कहते हैं, तो स्पेल्टर कहते हैं अशुद्ध जिंक को। उसके बाद अशुद्ध जिंक को हम लोग याद कीजिए आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए थे। तो जो अशुद्ध जिंक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग स्पेल्टर कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का, ये था हम लोगों का ये छठे चैप्टर का, यानी कि 12वीं के रसायन शास्त्र का छठा चैप्टर, जिसका नाम तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत एवं प्रक्रम था। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों के एग्जामों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और बहुत से विद्यार्थियों को जितने भी क्वेश्चन मैं बताया था उन सभी क्वेश्चनों का जो भी आंसर था बहुत से विद्यार्थियों को पहले से ही पता था, और उन विद्यार्थियों को ज़रूर पता होगा जो मेरे सारे वीडियो देखे होंगे, क्योंकि ये सभी उसी के ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि उसी थ्योरी से निकल के ऑब्जेक्टिव निकाला गया था। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही, और जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल को शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट डे ही आप लोगों से फिर मिलता हूँ इस चैप्टर के नए लेक्चर के साथ। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।